हेलो बच्चों, आगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे फिर हम लोग स्टार्ट करें। देखो भैया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक। और देख लो क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज ये नीट और जेई के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बेटा चलिए आइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन। आ जाओ, ग्रेविटेशन, ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन 8.1, अर्थ इज एन अप्रोक्सीमेट स्फीयर। अरे अर्थ मान लिया, हाँ स्फीयर, इंटीरियर कंटेंट मैटर विच इज नॉट ऑफ द सेम डेंसिटी। देखिएगा डेंसिटी सेम नहीं है, हम लोग जो डेरिवेशन करते हैं वह डेंसिटी कांस्टेंट मान के करते हैं। तो जब डेंसिटी कांस्टेंट मान के किया जाता है तो ग्रेविटेशन की दिशा हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। लेकिन अब ये बताओ, तुम डेंसिटी कांस्टेंट माने ही नहीं हो, तो पहली चीज क्या ग्रेविटी की दिशा हमेशा सेंटर की तरफ होगी? ना बाबा ना। और अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं मानोगे तो ये देखो, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी जीरो भी नहीं होगी। जैसे अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी क्या होती है? जीरो होती है। लेकिन कब? जब डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। अब बताओ, डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी जीरो होगी? बोलो, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी जीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है भैया? इसका मतलब, ठीक है, विल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर बट नॉट द सेम एवरीवेयर। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। कैन नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट में, मतलब अर्थ के सेंटर पे भी ग्रेविटी जीरो नहीं होगी। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि ये जो फार्मूला तुम लिखते हो ना, ये फार्मूला कब लिखते हो? अरे बोलो, कब लिखते हो ये फार्मूला? जब यूनिफॉर्म डेंसिटी मान के चलते हो। तो इसीलिए कौन सा? डी सही है। अब आ जाओ 8.2 पे बच्चा लोग। 8.2 क्या कर रहा है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ द सन अपीयर्स टू मूव इन अप्रोक्सीमेट circular orbit for the motion of another planet like Mercury as observed from the earth, this would be क्या होगा? ठीक है, मतलब कैसा होगा? जैसे कहा जा रहा है कि observe from the earth the sun appears to move in approximate circular orbit। ठीक है, अर्थ, the sun appears to move in an approximate circular for the motion of another planet like Mercury observed from the earth, this would be, मतलब ये क्या होगा? तो अब क्या, अगर हम अर्थ से मरकरी को देख रहे हैं तो ये देखिए, ये हमारे सूरज है, ये देखिए ये मरकरी इसके पास होता है, और ये देखिए हमारी अर्थ कहीं यहां होती है, बीच में और भी लोग होते हैं। ये देखो, अब इनका जब हम इसका मोशन ऑब्जर्व करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? अब इनके और इनके बीच में रिलेटिव मोशन। ये देखिए, हम पहले सन को सेंट्रल माने थे, लेकिन अब हम ऑर्बिट को ही सेंट्रल मान लिए हैं। तो जब ऑर्बिट को सेंट्रल मान लेंगे तो इसको, जब ये भी आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो क्या इन दोनों को देखेंगे तो इलिप्टिकल में लगेंगे? हो सकता है स्ट्रेट भी दिखे, हो सकता है सर्कुलर भी दिखे, पता नहीं क्या दिखेगा। तो ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस पे जो होगा इसका अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रहा है। ये देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, और ये इससे हम देख रहे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि इसका भी क्या है, पाथ सर्कुलर ही दिखे। तो ये नॉट बी ट्रू बिकॉज द मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मरकरी इज ड्यू टू सन, क्योंकि इस पे सबसे नजदीक कौन है? सन है, तो सन के कारण इस पर मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, पहला रीजन। दूसरा ये भी कह सकते हो कि इसके कारण ऑर्बिट को जब देखेंगे तो रिलेटिव मोशन होगा, उस रिलेटिव मोशन के कारण अप्रोक्सीमेट सर्कुलर फील नहीं होगा। तो यानी सी वाला सही है। अब चलो 8.3 देखते हैं क्या कह रहा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन 8.3, डिफरेंट पॉइंट्स इन अर्थ आर स्लाइटली डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सही बात है, ऑस्ट्रेलिया कुछ डिस्टेंस पे है, इंडिया कुछ डिस्टेंस पे है, भाई अंदर और चलेंगे, अर्थ का सेंटर सूरज से कुछ और डिस्टेंस पे है, सही बात है, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट ऑन द अर्थ आर स्लाइटली डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड हेंस एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल, ठीक है। For a rigid body, we know that its various force act at a various point in it. The resultant motion is as if a net center force act on the center of mass. मतलब net force कहाँ लग रहा है? Center of mass. Causing translation and net torque at the center of mass causing rotational around an axis through the center of mass. For the Earth-Sun system, the Earth as a uniform density. तो क्या होगा? टॉर्क के बारे में क्या होगा? तो बोलो बेटा, ये ध्यान दो, ये सूरज है और इसके चारों तरफ अर्थ घूम रहा है,
अभी इसके पहले मैंने रोटेशनल मोशन में डिस्कस किया था। ये देखो ये रेडियस वेक्टर है, अर्थ है ये रेडियस वेक्टर, इस पे फोर्स किधर की तरफ है, इसी डायरेक्शन में है। तो बोलो फोर्स और आर दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्शन में होंगे। तो जब फोर्स और आर दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में होंगे तो इस पे टॉर्क क्या होगा, टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी ए वाला सही होगा, द टॉर्क इज 0। 8.3 का क्या हो जाएगा, ए। अब चलते हैं 8.4, देखो क्या कह रहा है। सैटेलाइट ऑर्बिंग द अर्थ हैव फाइनाइट लाइफ, मतलब कोई भी सैटेलाइट आप देखते होंगे, अक्सर सुनते होंगे, किसी सैटेलाइट को पृथ्वी से छोड़ा गया तो कुछ समय बाद वह क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, या नीचे गिरता तो उसको खींच के पानी में, समुद्र में कहीं गिरा देते हैं ताकि नुकसान ना हो। क्या रीजन है भैया, क्योंकि होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर का विस्कस फोर्स होता है वो धीरे धीरे उसकी हाइट को क्या करता जाता है, छोटा करता जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वह भाई अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता जाता है। अब भाई जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा तो उसको हटाना ही पड़ेगा। तो सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ है फाइनाइट लाइफ एंड सम टाइम, ठीक है, फॉल्स ऑन द अर्थ, दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, सी वाला ऑप्शन देखो, ऑफ ए विस्कस फोर्स कॉजिंग एन इंक्रीज इन स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, एंड हेंस हाइट टू ग्रेजुअली डिक्रीज। अब आप जानते ही भैया क्यों इंक्रीज कहा है, इंक्रीज स्पीड, ये देखिए GME अपॉन क्या होता है, आर। तो आर जब घटेगा तो ऑर्बिटल स्पीड बढ़ेगी कि नहीं, तो आर घटता है इसलिए ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, सी। डी नहीं सही है भाई, ऐसा थोड़ा है कि हमेशा सैटेलाइट से कोलिजन हो जाता है, नहीं। द सोलर सेल एंड बैटरीज आर सैटेलाइट रन आउट, नहीं, ऐसा नहीं है। विस्कस फोर्स जो होता है जिसके कारण धीरे धीरे आर छोटा होता जाता है और उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ती जाती है तो बड़ा तेजी से पृथ्वी की तरफ गिरता है, उसको फिर बाहर कर दिया जाता है। 8.5 क्या कर रहा है बेटा, both earth and moon are subjected the gravitational force on the sun as observed from the sun, the orbit of moon क्या होगा, ऑर्बिट ऑफ मून, ठीक है। तो अब देखिए भैया, जैसे मान लीजिए सन है, सन पे चलो, अरे भाई कौन सन पे जा सकता है भाई, ये देखो ये अर्थ घूम रही है, अर्थ है ये, और आप जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है, मून घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, ये कौन है, ये मून घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है, मून। तो बोथ अर्थ एंड मून आर सब्जेक्टेड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ठीक है। अब देखो मून पे देखिए, मून पे एक इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये कहेगा आओ हमारे पे, ये कहेगा आओ हमारे पे, तो अब नेट इसका क्या लगेगा, ऐसे। ऑब्जर्व फ्रॉम द सन, सन से ऑब्जर्व द ऑर्बिट ऑफ द मून, तो क्या मून की ऑर्बिट इलिप्टिकल होगी, अगर जैसे सन पे देखा जा रहा है बेटा, सन अगर अर्थ पे देखा जा रहा है तो अर्थ पे सेंट्रल फोर्स कौन है, सन के कारण है, लेकिन मून पे फोर्स आपका सन के कारण भी है, अर्थ के कारण भी है, तो अब क्या हो जाएगा, एक रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट होने की वजह से इसका पाथ इलिप्टिकल नहीं होगा, इसका पाथ इलिप्टिकल will not be strictly elliptical because the total gravitational force on it is not central। देखिए सेंट्रल है क्या इसका, इसका ये तेरा ये मेरा, देखिए सेंट्रल है क्या, ये ऐसा सेंट्रल नहीं है ना, इधर की तरफ है, ये किधर है, इधर की तरफ है, तो क्या लग रहा है क्या, नहीं, तो इसीलिए नॉट सेंट्रल, बी वाला सही उसका, 8.5 का बी। फिर देखिए 8.6 क्या कहा जा रहा है बेटा, इन आवर सोलर सिस्टम द इंटीरियर प्लैनेटरी रीजन है चंक्स ऑफ मैटर। आप जानते होंगे एस्ट्रॉइड्स का नाम सुने होंगे, जो छोटे छोटे तारों सितारों से जो टूटे हुए भाग होते हैं जिनको हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। तो अब एस्ट्रॉइड भी बेटा क्या होता है, वो भी सन के चारों तरफ घूमते हैं, कुछ पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं, तो वो भी कैप्लर्स लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब एस्ट्रॉइड भी कैप्लर्स प्लैनेटरी मतलब तीनों लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो देख लो इसमें बी डी वाला विल मूव इन ऑर्बिट लाइक प्लैनेट्स एंड ओबे कैप्लर्स लॉ, सही बात है, कैप्लर्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ 8.7 में क्या कह रहा है, इनर्शियल मास। आप जानते हैं कि इनर्शियल मास जो बॉडी के इनर्शिया के कारण होता है और ग्रेविटेशनल मास जो बॉडी के ग्रेविटेशन के कारण होता है, लेकिन आप जानते होंगे कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखिए, अब ये देख लीजिएगा, इससे इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास में अंतर भी पता चल जाएगा। चूज द रॉन्ग, तो पहले देखते हैं अंतर, पहले नहीं याद है जिसको कोई बात नहीं है कि को पढ़े। इनर्शियल मास इज मेजर ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ एक्सेलरेशन ए बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, whereas the gravitational mass is the relevant in the determining the gravitational force on its body and external mass। एकदम सही कह रहा है, ये सही है, लेकिन सही है जो यहाँ गलत है।
दैट द ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास आर इक्वल इज एन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। हमने अभी बताया एक्सपेरिमेंटल दोनों बराबर होते हैं, सही है, लेकिन जो सही है यहाँ गलत है। दैट द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज सेम फॉर ऑल बॉडीज, सारी बॉडी के लिए। जैसे हाथी अगर गिर रहा है, मान लीजिए पृथ्वी पे अगर हाथी गिर रहा है तो उसके लिए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होगा। हम गिर रहे हैं पृथ्वी पे तो भी 10 होगा, और फल गिर रहा है कोई तो भी 10 होगा, पेड़ से अगर फल गिर रहा है तो भी 10 होगा। तो ये बताओ, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज सेम फॉर ऑल बॉडीज एंड इज ड्यू टू द इक्वलिटी ऑफ ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या रीजन? अब देखिए स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में ऐसा बना सकता है कि भैया हाथी गिरता है तो भी ग्रेविटी 10 है, आदमी गिरता तो भी ग्रेविटी 10 है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा देख लो, ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास बराबर है, इस कारण है। तो ये भी सही है। अब इसका मतलब डी गलत होगा। ग्रेविटेशनल मास ऑफ पार्टिकल लाइक प्रोटॉन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग हैवी पार्टिकल ऑब्जेक्ट बट द इनर्शियल मासेस कैन नॉट। नहीं भैया ऐसा नहीं है, ठीक है। ग्रेविटेशनल मास ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल लाइक प्रोटॉन कैन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग हैवी पार्टिकल, जो अगल बगल के हैं उनसे ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। तो ये बात जो कह रहा है कुछ ठीक नहीं कह रहा है, तो इसीलिए हम इसको गलत कर दें। गलत करने का मतलब हम इसको सही कर दें, ठीक है। फिर 8.8 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 8.8 क्या कर रहा है? पार्टिकल ऑफ मास 2m। ये देखिए पार्टिकल ऑफ मास कितना दिया गया है? 2m दिया गया है, m दिया गया है, एंड m आर रिप्रेजेंटेड एट पॉइंट ए बी सी। ए बी हाफ है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी घटना घट रही है, m का हाल क्या होगा? तो ये बताओ 2m और m के बीच का फोर्स क्या होगा? इधर F1, इसके बीच का फोर्स क्या होगा? इधर। ये बताओ ये डिस्टेंस कम है, तो जब डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब F1 इज ग्रेटर देन क्या होगा? F2। बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो जब ये इनके और इनके बीच की डिस्टेंस कम है तो F1 ज्यादा होगा, तो F1 ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये किधर की तरफ जाएगा? 2m की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? यानी C वाला सही होगा, m विल मूव टुवर्ड्स 2m, ठीक है ना भाई। सब लोग जानते हुए बड़े लोगों की तरफ सब लोग जाना चाहते हैं, कौन छोटे लोगों को पूछता है। 8.9 का रहा है, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करा है? 8.9 करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट, मतलब मोर देन वन ऑप्शन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, एकदम सही करा है। जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का क्या? होल स्क्वायर। देखो भैया जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे ये ग्रेविटी क्या करता है? डिक्रीज करता है, एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। बी क्या करा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। नहीं, ठीक है, ये ध्यान देना, इंक्रीजिंग ये भी क्या करता है? घटता है, ठीक है। तो बी गलत बोला। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। देख लीजिए, आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा होता है, ये ना होता है। तो लेमडा अगर इंक्रीज कर रहा है, हाँ, लैटिट्यूड का मतलब लेमडा होता है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। तो लेमडा अगर इंक्रीज कर रहा है तो देख लो, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो लेमडा इंक्रीज करता है, देख लो। इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो ये देखो लेमडा क्या होता है? ये ना लेमडा होता है। तो अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो लेमडा इंक्रीज करता है, तो ग्रेविटी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ये सही बोल रहा है, यानी सी भी सही बोल रहा है। डी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ अर्थ। तो अगर अर्थ का मास हम किसी तरह से बढ़ा दें, कुछ जोड़ दें, तो भैया जी इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर होता है, ये देख लीजिए, जी इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए आपने जाना होगा, कई क्वेश्चन किया होगा, मास को बढ़ा दे घटा दें तो ग्रेविटी भी बढ़ती घटती है। इसका मतलब डी क्या है? गलत है, ठीक है ना, यानी ए और सी सही है। अब आज फिर चलिए 8 पॉइंट कहाँ गया? 10। 8.10 क्या कर रहा है कि द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इंस्टीड ऑफ बीइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ बिकम इनवर्स क्यूब लॉ। मतलब एफ जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गया, मतलब जी यम यम बाई आर क्यूब हो गया। तो क्या हो जाएगा भैया? कौन सा इसमें? प्लैनेट्स विल नॉट हैव इलिप्टिकल ऑर्बिट, एकदम पक्का है, क्योंकि जब एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, आर स्क्वायर होता है, तभी प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। तो इसका मतलब ये देखिए ए एकदम सही है, प्लैनेट्स सर्कुलर नहीं इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। प्लैनेट्स विल नॉट हैव इलिप्टिकल ऑर्बिट, एकदम सही है। बी, सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स आर नॉट पॉसिबल। सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स आर नॉट पॉसिबल। तो बी क्या है भैया? सर्कुलर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब देखिए इलिप्टिकल बस नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसमें थोड़ा बी को हटा दीजिएगा। ए और ए ये गलत है, ये गलत। सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स आर नॉट पॉसिबल, देख लीजिएगा,
ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है भैया, क्योंकि हम देखिए हम जो केपलर्स लॉ पढ़ते हैं उसमें प्लेनेटरी मोशन पढ़ते हैं, प्लेनेटरी इलिप्टिकल ऑर्बिट पढ़ते हैं, और जब एफ सर्कुलर तो पढ़ते नहीं हो, तो सर्कुलर हम मान के चलते हैं, तो जब एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है तो ऑर्बिट इलिप्टिकल होती है। तो कह रहा है कि अगर एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है तो मे भी हो भी सकता है सर्कुलर, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसीलिए बी ऑप्शन उतना सही नहीं है। सी, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ स्टोन थ्रोन बाय हैंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक। तो देखो बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है? जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगा। तो यहां भी देखो फोर्स कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? mg डैश होगा, यही होगा, तो g डैश तो कांस्टेंट होगा। तो आप जानते हैं कि जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें क्या होता है? ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। देखो यहां भी ग्रेविटी g डैश होगा, यहां भी ग्रेविटी g डैश होगा, यहां भी ग्रेविटी g डैश होगा, यहां भी ग्रेविटी g डैश होगा। तो आखिरकार ग्रेविटी g डैश कांस्टेंट है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंक रहे हैं तो उसका पाथ क्या होगा? प्रोजेक्टाइल होगा। यानी ए और सी तो पक्का सही है, डी क्या है? देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। नहीं भाई, ठीक है, अगर एफ आर के अनुसार वेरी कर रहा है तो याद रखिएगा इन स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म, स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? सॉलिड, सॉलिड हो गया। यूनिफॉर्म डेंसिटी इनसाइड यूनिफॉर्म डेंसिटी, इसका मतलब अंदर क्या है? फोर्स लगेगा, ठीक है, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गया। तो कौन कौन सही है भैया? ए और सी। अब आ जाओ 8.11 क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है द मास ऑफ सन, नीट में आया भी है, मास ऑफ सन वेयर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जी वेयर द 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड। तो ये बताओ ग्रेविटी निकालने के लिए क्या होता है तरीका? जी इक्वल टू क्या होता है? GME बाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन कह रहा है, आपने क्या पढ़ा? जी की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, लेकिन ये कह रहा है कि कैपिटल जी को 10 गुना कर दिए। तो अब बताओ, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें पृथ्वी से ही रिलेटेड हैं। तो अगर हम 10 गुना कर दिए तो हमारा नया जी डैश भी जो हो गया वो पहले का कितना हो जाएगा? 10 गुना। ठीक है, तो पहला वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, सही बात कर रहा है, ठीक है। वॉकिंग ऑन ग्राउंड आप जानते ही हैं कि जहां ग्रेविटी कम होती है वहां चलना आसान होता है। जैसे चंद्रमा पे ग्रेविटी कम है तो अगर हम यहाँ पे 2 मीटर कूदते हैं तो चंद्रमा पे हम 12 मीटर कूदते हैं। तो बताइए अगर ग्रेविटी बढ़ जाएगी, दाम दाम ऐसे हाथी की तरफ पैर रखेंगे, हम रखेंगे कि नहीं? तो सही बात बोल रहा है, ग्रेविटी ऑन ग्राउंड। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी बढ़ गई। फिर बी कह रहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गलत कह रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो ही रहा। देखिए रेन ड्रॉप्स विल मस्ट फास्टर, सही बात है। जैसे बारिश की बूंदें अगर गिर रही हैं तो v इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2 10 g h हो जाएगा। तो ये बताओ ग्रेविटी अगर 10 गुना हो गया तो बताओ इसकी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं? सी, एयरप्लेन्स विल हैव टू ट्रेवल मच फास्टर। तो हमें लगता है कि जैसे डी वाला भी एनसीईआरटी में सही दिया है, तो एयरप्लेन्स का मतलब यहाँ पे मान रहा होगा इसको जो ऑर्बिटल, जो सैटेलाइट नहीं है। ये बताइए सैटेलाइट की हम ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या बताए हैं आपको? अंडर रूट GRV। तो ये एयरप्लेन्स को वह करीब करीब सैटेलाइट की तरफ फील कर रहा है, क्योंकि चैप्टर भी आपका सैटेलाइट वाला है, ठीक है, तो सैटेलाइट की तरफ फील कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा ये बताओ, अगर ये ग्रेविटी 10 गुना बढ़ जाएगी, देख लो, इसका मतलब इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, यानी एयरप्लेन्स विल हैव टू ट्रेवल मच फास्टर। इसका मतलब ये भी सही हो सकता है, लेकिन कब? जब हम इसको ऑर्बिटल मतलब सैटेलाइट मान लें तब, ठीक है। तो यानी ACD सही दिया है, ACD सही दिया, ए दिया है, सी दिया, डी दिया है, तो 8.11 हो गया। अब चलते हैं 8.12 क्या कह रहा है भैया? 8.12 बहुत आसान आसान सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस एक एक बात को थोड़ा बैठाइए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत अच्छा। इफ द सन एंड द प्लैनेट्स कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज, सही बात है, ह्यूज अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज मतलब एक प्लस रख रहा है एक माइनस रख रहा है, तो भैया उनके बीच आखिरकार अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना। अगर चार्ज होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्शन लगता है, वहां कूलम्स लॉ भी क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। इसका मतलब केपलर्स के लॉ को फॉलो करेगा। तो ए क्या करा? ऑल 3 ऑफ केपलर्स लॉ वुड स्टिल बी वैलिड, सही बात है। कोई ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लो अगर इस पे प्लस और माइनस चार्ज हो जाते हैं तो आखिरकार फोर्स तो सेंट्रल ही रहेगा ना, तो केपलर्स लॉ को फॉलो करेगा। ओनली द थर्ड लॉ विल बी वैलिड, नहीं ऐसा नहीं है, थर्ड लॉ नहीं, सब ओनली नहीं, हाँ मतलब द सेकंड लॉ विल नॉट चेंज, सही बात है, सेकंड लॉ वही होगा। क्या सेकंड लॉ है भैया? dA/dt L/2m, वो रहेगा ही, ठीक है। डी, द फर्स्ट लॉ विल स्टिल बी वैलिड, फर्स्ट लॉ भी वैलिड करेगा, ठीक है। तो अगर प्लस माइनस चार्ज, हाँ बस प्लस प्लस चार्ज ना हो, क्योंकि वो रिपल्सिव हो जाएगा, बाहर बाहर हो जाएगा, कहाँ घूमेगा,
ठीक है, वो भाग जाएगा उस ऑर्बिट को छोड़कर, तो बस प्लस प्लस चार्ज ना हो, बस बाकी सब सही है। ठीक है, तो 8.13 में आ जाते हैं, आइए 8.13 में, देयर हैव बीन सजेशन दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g बिकम्स स्मॉलर। ये देखो, अब ये देखो g छोटा, अभी वहां g 10 गुना किया था, यहाँ g को छोटा कर दिया। ठीक है, तो ये बताओ अगर g को छोटा करेगा तो ये बताओ, ये पृथ्वी, ये सन है, इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? पृथ्वी घूम रही है हमारी। तो ये बताओ इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर की तरफ है? बाहर की तरफ है। तो ये बताओ अगर g को छोटा करेगा, वैसे g को छोटा कोई कर नहीं सकता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, लेकिन सोचो, क्वेश्चन की तरह सोचो, अगर मान लो g को कोई छोटा कर रहा है, तो बताओ ये वाला फोर्स वीक हो रहा है, ये वाला फोर्स मजबूत मजबूत। ये बताओ ये वाला फोर्स अगर मजबूत हो रहा है तो ये इसकी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर नहीं भाग जाएगा? हाँ, ये वाला, ये तो क्या इस ऑर्बिट में रहेगा? ठीक, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है? सी, विल बी गोइंग अराउंड बट नॉट स्ट्रिक्टली इन क्लोज ऑर्बिट, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वह क्लोज ऑर्बिट में हो। क्यों क्लोज ऑर्बिट में नहीं हो? क्योंकि ये फोर्स देखो, ये कमजोर हो रहा है, ये आपका मजबूत हो रहा है, तो क्या इस ऑर्बिट को छोड़ेगा कि नहीं? इसका मतलब सी सही है। डी, आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम वी विल लीव द सोलर सिस्टम, मतलब एक अच्छे समय के बाद ये सोलर सिस्टम को छोड़ के बाहर भाग जाएगा, यानी सी और डी दोनों सही है। ठीक है ना? फिर लिखा है क्या, ये देखिए 8.14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल F1 F2 R1 R2, रीड इतना, ये देखिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ध्यान दीजिएगा, m0 कांस्टेंट है, R12 पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब F1 F2 पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सही, जाहिर सी बात है भैया, ये एक्सेलरेशन g इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई m। तो जब F लिखेंगे तो ये बताइए F में ये पोजीशन वेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यानी, और डिफरेंट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर डिफरेंट होगा, तो जब ये बताइए, ये है ना इस फार्मूले में, तो जब ये है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब हाथी के लिए अलग हो जाएगा, ठीक है, हमारे लिए अलग हो जाएगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पोजीशन वेक्टर भी देखिए इसमें आ रहा है, R12 आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये देखिए R1 माइनस R2, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी ए सही है। ठीक है, फिर क्या करा बी, नन ऑफ द 3 लॉज ऑफ केपलर विल बी वैलिड, यानी करा कि इनमें से कोई भी केपलर का तीनों नियम जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो देख लीजिए भैया, तीनों का केपलर नियम क्या है, वैलिड करेगा इसमें? बोलिए भैया, केपलर का तीनों नियम इसमें, नन, एक मिनट, नन ऑफ 3 लॉज ऑफ केपलर्स विल बी वैलिड। ये बताइए अगर g कांस्टेंट नहीं है, नन ऑफ 3 लॉज ऑफ केपलर्स विल बी वैलिड, ठीक है, नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है, केपलर्स लॉ तो वेरी करेगा ही भैया। पहला एक तो होगा ही कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, दूसरा एक तो होगा कि एरियल स्पीड कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब क्या होगा, एक बात बताइए, जी वेरी, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, के आर क्यूब होता है। ये बताइए अगर जी वेरी कर रहा है तो ये के भी वेरी करने लगेगा, तो के वेरी करने की वजह से थर्ड लॉ जो है वह इनवैलिड होगा। ये देखिए थर्ड लॉ सी क्या होगा, इनवैलिड होगा। ठीक है, बी गलत है। n नेगेटिव एन ऑब्जेक्ट लाइटर देन वाटर विल सिंक इन वाटर, खुद देख लो, n अगर नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, n नेगेटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा, n नेगेटिव की तरफ ये नीचे आएगा, नीचे आने का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे आने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया m1 m2 पावर n हो गया। अब बताओ ये बढ़ रहा है तो ये वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है, कम होने का मतलब क्या है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट लाइटर देन वाटर विल सिंक इन वाटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मतलब ये फोर्स कम होने की वजह से जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, देन वाटर विल सिंक इन वाटर, वाटर में डूब जाएगा। ठीक है ना भैया, तो इसका मतलब ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। अब आते हैं 8.15, वैसे सैटेलाइट सिलेबस से निकाल दिया गया है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। जनरल नॉलेज के लिए आप जानते हैं कि भैया जो जियो स्टेशन सैटेलाइट होते हैं, जियो स्टेशन सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहा जाता है, तो जियो स्टेशन सैटेलाइट जो होते हैं वो ऐसे घूमते हैं, यानी पृथ्वी हमारी ऐसे घूमती है। तो क्या कहा जा रहा है कि पोलर सैटेलाइट गोज अराउंड द अर्थ पोल इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, सही बात है, ये नॉर्थ दिया गया है, ये क्या दिया गया है, साउथ दिया गया है। तो पोलर सैटेलाइट हमारे क्या होते हैं भैया, पोलर सैटेलाइट इसमें ये देखिए नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में घूमते हैं, जैसे ये नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, पोलर सैटेलाइट गोज अराउंड द अर्थ पोल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसको याद कर लीजिएगा। और जियो स्टेशन सैटेलाइट गोज अराउंड द अर्थ इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ये देखिए जियो स्टेशन ऐसे घूमता है,
ये जियो स्टेशनरी वाला है, जियो, ठीक है। और ये क्या है, पोलर, तो पोलर वाला ऐसे घूमता है, ये देखो ऐसे, नॉर्थ से साउथ, तो ए और सी सही है। फिर आते हैं 8.16, देखो ये भी क्वेश्चन नीट में बन चुका है, ज़्यादा नहीं 16 क्वेश्चन है, बहुत समय नहीं लगेगा, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आपको आ ही रहा होगा। कई बच्चों को 16 आ रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा होगा मत देखें, लेकिन जिनको 4 क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है वह देखें, जरूर देखें, ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है बेटा आपके लिए, और इस पर ध्यान दें, ठीक है। ये सब एक एक क्वेश्चन, जैसे कुछ चीज़ें क्लास में बता दे रहे हैं, जो चीज़ें छूट जा रही हैं उसको ऑनलाइन डिस्कस कर दे रहे हैं, तो बेटा मेहनत करो ताकि क्या सिलेक्शन हो, ये जितना अच्छा मेहनत होगा उतना अच्छा सिलेक्शन होगा और रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। तो अब देखो, द सेंटर ऑफ मास ऑन एक्सटेंडेड बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप जानते हैं कि छोटे बॉडी के लिए, छोटे 10 20 50 100 मीटर के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह कोइंसाइड करता है, जैसे घर के लिए, कमरा के लिए, छोटा गोला के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह होगा। लेकिन माउंट एवरेस्ट के लिए ना बाबा ना, माउंट एवरेस्ट के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाएगा, सेंटर, जैसे ये देखिए माउंट एवरेस्ट, ये देखिए माउंट एवरेस्ट, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास मान लीजिए उसका यहाँ लाई कर रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट टुवर्ड हैवियर, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही समुद्र में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, वहां भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी छोटे बॉडी के लिए एक ही जगह कंसंट्रेट होता है, लेकिन बड़े बॉडी के लिए वह एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी के अनुसार चेंज होती रहती है। क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे जी कम होता जाएगा, जी कम होता जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट होगा। अब मान लीजिए पूछे कि माउंट एवरेस्ट में कौन ऊंचाई पे होगा, सेंटर ऑफ मास की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो कह देना सेंटर ऑफ मास ऊंचाई पे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, ठीक है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी वाला, आर क्लोज टू ईच अदर फॉर ऑब्जेक्ट से साइज ऑफ लेस देन 100 मीटर, मतलब 100 मीटर से अगर नीचा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि 100 मीटर पे जाने पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो 100 मीटर से अगर नीचा है ऑब्जेक्ट, छोटा है ऑब्जेक्ट, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह होगा। लेकिन क्या अंदर जाएंगे तो भी ग्रेविटी चेंज होगी, ठीक है। बोथ कैन चेंज इफ द ऑब्जेक्ट, बोथ कैन चेंज नहीं, केवल सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा, सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होगा, इसीलिए ई नहीं सही है। कैन नेवर बी एट द सेम पॉइंट, कैन नेवर बी एट द ऐसी बात नहीं है, हो सकते हैं, तभी तो डी वाले को सही करेंगे। आर ऑलवेज द सेम, ऑलवेज तो हो ही नहीं सकता है, बड़ा बहुत बड़ा का होगा, जैसे 100 मीटर से 4-5 हजार मीटर का होगा, ठीक है, तो अलग अलग होगा। और ऑलवेज एट द सेम पॉइंट फॉर द एनी साइड, ना भैया, इसीलिए कौन सही है, डी। तो ये आपका हो गया क्या, 16 क्वेश्चन है इसमें बेटा, 16 क्वेश्चन हो गए। तो ये 2 चैप्टर जो टेस्ट में भी आने वाले हैं और नहीं टेस्ट में भी आने वाले हैं तो भी पढ़ना है। टेस्ट ही तो हमारा परीक्षा नहीं है, एग्जामिनेशन नहीं है, एग्जामिनेशन तो हमको हमारा 5 मई को होने वाला है। तो ये मैंने आपको बना के भेज दिया ताकि इसको आप देख लें, इसको ध्यान से देखें, और उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि पुराने विगत वर्षों में आया हुआ है बेटा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो।